हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस को करेंगे कंटिन्यू। प्रीवियस सेशन में हमने इसी टॉपिक के फर्स्ट 2 सब टॉपिक्स को डिस्कस किया था, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज के इस सेशन में हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के नेक्स्ट 2 सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को है एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सबसे पहले तो बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। इसके बाद में हम जाएंगे किसके ऊपर, डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस पर। तो देखो, प्रीवियस सेशन में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। इस सेशन को पढ़ने के पहले, मतलब कि प्रीवियस सेशन को पढ़ने के पहले हमें बस ये पता था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। ना सिर्फ दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बल्कि गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। कहाँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये गैमीट्स कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम बोलते हैं क्या? स्पर्म, और फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं ओवम या फिर एग। अब ये हमें पता था कि जो मेल पेरेंट बॉडी है उस मेल पेरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होता है क्या? मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। और जो फीमेल पेरेंट बॉडी है उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है क्या? फीमेल गैमेट यानी कि ओवम। लेकिन जब हमने प्रीवियस सेशन पढ़ा तब जाकर के हमको एकदम डिटेल में समझ में आया कि मेल पेरेंट बॉडी और फीमेल पेरेंट बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ उनके रिस्पेक्टिव गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ज़रा याद करो, मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मेल्स के पास, ह्यूमन मेल्स के पास क्या होती है? एक पेयर होता है किसका? टेस्टीज का, है ना। ओवल शेप्ड के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 टेस्टिस होती हैं, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिकल्स या पेयर ऑफ टेस्टीज। तो इन्हीं टेस्टीज में क्या होता है? स्पर्म्स का यानी कि मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद में अब हम सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो ह्यूमन फीमेल बॉडी होगी उस ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने वाला है। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। तो ह्यूमन फीमेल बॉडी के पास उसका अपना गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, लेकिन जो मेल गैमेट है यानी कि जो स्पर्म है उसको पहुंचना पड़ेगा कहाँ? फीमेल बॉडी के अंदर। तो टेस्टीज में स्पर्म्स का प्रोडक्शन तो हो गया, फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अब हम बोलते हैं कि जो स्पर्म्स होंगे ना ये मेल बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो बाहर तो निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? तो यूरेथ्रा के थ्रू निकलेंगे। ये हमको बात पता है, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाई थी। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये अकेले निकलेंगे? नहीं, एक फ्लूइड के साथ निकलेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना फ्लूइड का और स्पर्म का, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते थे? सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। लिख दूँ क्या? चलो लिख ही देती हूँ, इसको हम बोलते हैं क्या? सीमेन। ठीक है। ये फ्लूइड कहाँ से आता था? तो 3 टाइप की ग्लैंड्स मैंने आपको बताई थी, समाइनल वेसाइकल्स, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके अलावा हम बोलते हैं कि कूपर्स ग्लैंड। ठीक है। तो कूपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसाइकल्स, ये तीनों की तीनों क्या करते हैं? अपने अपने सेक्रेशंस निकालते हैं। इनके सेक्रेशन से क्या बन जाता है? एक फ्लूइड बन जाता है, और इसी फ्लूइड में स्पर्म्स तैरते हुए यूरेथ्रा के थ्रू मेल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आई बात समझ में? तो हम बोलते हैं कि जो एक मेल हम बोलते हैं कि बॉडी का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पीनस। इस पूरी पीनस की लेंथ के अलोंग यूरेथ्रा रन करता है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जो यूरेथ्रा है वो क्या होता है? एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन का और स्पर्म्स का दोनों, यानी कि उसी यूरेथ्रा से पीनस के थ्रू यूरिन भी बाहर निकलेगी मेल्स की बॉडी में और स्पर्म्स भी बाहर निकलेंगे। तो होता क्या है कि तीनों ही ग्लैंड्स ने अपना अपना सेक्रेशन बना दिया। इस सेक्रेशन को हम बोलते हैं क्या? फ्लूइड। इस फ्लूइड में हम बोलते हैं कि स्पर्म्स आकर के मिक्स हो जाते हैं। तो यूरेथ्रा के थ्रू ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड है वो अलॉन्ग विद द स्पर्म्स बाहर आ जाता है। तो फ्लूइड और स्पर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लूइड कैरिंग स्पर्म्स इज नोन एज व्हाट? सीमेन। क्लियर है? क्या ज़रूरत पड़ गई इस फ्लूइड की? तो ज़रूरत ये पड़ गई कि स्पर्म्स को क्या चाहिए है? नरिशमेंट चाहिए है।
तो नरिशमेंट उनको कहाँ से मिलता है, इसी फ्लूइड से मिलता है। प्लस स्पर्म्स के रास्ते में आने वाली हैं कुछ एसिडिक कंडीशंस, तो उस एसिडिक कंडीशन से स्पर्म्स को क्या करना है, अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे बेचारे स्पर्म्स, उनके पास कोई, जैसे मुर्गी के अंडों के ऊपर वो छिलका होता है, जो शेल होता है, वैसे छिलके तो है नहीं स्पर्म्स के पास, तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है ना, यही स्पर्म्स को एसिडिक कंडीशन से बचाने वाला है। तो कुल मिलाकर के सीमेन का कहानी ये हो गई। अब इसके बाद में जो सीमेन है ये कहाँ आता है, वजाइना में आता है। वजाइना क्या है, एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कैसे आता है, तो सीधी सी बात है, जो पीनस होगी वो इंसर्ट की जाती है वजाइना में और वहाँ पे जाकर के स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं। अब स्पर्म्स आ गए हैं किसके साथ, फ्लूइड के साथ, यानी कि सीमेन पहुँच चुका है वजाइना में। क्या होगा, स्पर्म्स तो हमारे मोटाइल होते हैं, उनके पास टेल होती है, तो अपनी टेल के थ्रू वो मूव करते करते कहाँ पहुँचेंगे, यूट्रस के माउथ तक पहुँचेंगे। वजाइना से होते हुए कहाँ जाएंगे, यूट्रस के माउथ यानी कि सर्विक्स, सर्विक्स से कहाँ जाएंगे, यूट्रस में, यूट्रस से फिर कहाँ जाएंगे, वो फेलोपियन ट्यूब्स, या जिनको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स कहते हैं। तो ओविडक्ट्स के लेवल तक, फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक स्पर्म्स पहुँच चुके हैं। अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जो कि है क्या, ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे मेल की बॉडी में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वैसे ही फीमेल की बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट वाली ओवरी, एक राइट वाली ओवरी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि हर एक महीने में क्या होता है, टर्न वाइज ओवरी जो है एक एक ओवा को प्रोड्यूस करती है। एक महीने में लेफ्ट वाली ओवरी ने ओवम प्रोड्यूस कर दिया और दूसरे मंथ में दूसरे वाली ओवरी ने एग प्रोड्यूस कर दिया। तो हुआ क्या कि स्पर्म्स तो फेलोपियन ट्यूब के लेवल तक पहुंच गए हैं किसी तरीके से मेहनत करके, अपनी टेल के थ्रू मूव करते करते। अब उसी समय साइमल्टेनियसली जो ओवरी होगी वो भी क्या करेगी, एक ओवा को रिलीज कर देगी। अब ये बताओ, स्पर्म्स तो आ गए मेहनत करके ऊपर, कैसे आ गए, उनके पास टेल थी, लेकिन जब हमने ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो क्या उसमें उसके पास टेल थी, नहीं थी। इसका मतलब क्या, ओवम क्या होता है, नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब बेसिकली इसका काम क्या होता है, ओवरीज को कनेक्ट करना यूट्रस के साथ। तो ओविडक्ट्स का वो वाला एंड जो कि ओवरीज के कॉन्टेक्ट में होता है, उस वाले एंड में हम बोलते हैं कि वो एंड कैसा होता है, फनल शेप का होता है। क्यों होता है फनल शेप का, क्योंकि वहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फिमरे कहते हैं। तो ये फिमरे क्या करते हैं, जैसे ये ओवरी ने एग बना दिया है, अब फिमरे क्या करेंगे, इस एग को पकड़ेंगे और पकड़ के इसको कहाँ ले आएंगे, फेलोपियन ट्यूब तक लेकर आ जाएंगे। तो फेलोपियन ट्यूब में पहले से ही स्पर्म्स हैं और वहाँ पे अब ओवम भी आ गया है। तो इतने सारे स्पर्म्स में से जो एक स्पर्म होगा वो जाकर के ओवम को फर्टिलाइज कर देगा और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हम सबको पता है कि क्या होता है, बन जाता है जाइगोट। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि ह्यूमन बेबी की लाइफ की जो शुरुआत होती है ना, वो कहाँ से होती है, जाइगोट से ही होती है। क्यों होती है जाइगोट से, क्योंकि हम बोलते हैं कि जाइगोट में ही फर्दर और उसकी ग्रोथ होती है और हम बोलते हैं कि उसका डेवलपमेंट होता है, तब जाकर के क्या बनता है, एक फुली ग्रोन या डेवलप्ड ह्यूमन बेबी बनता है, जो कि फाइनली वजाइना के थ्रू ही होते हुए मदर की बॉडी से बाहर निकल आता है, फीमेल पेरेंट की बॉडी से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो वजाइना हम बोलते हैं कि स्पर्म्स की एंट्री भी करवाती है और एक वो बर्थ कैनाल की तरह भी काम करती है, क्योंकि उसी वजाइना के थ्रू बेबी बाहर आता है आफ्टर क्या, 9 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि जो बेसिकली जाइगोट है ना, वो क्या है, ह्यूमन बेबी की लाइफ की शुरुआत है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई है, जाइगोट से। तो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स रिपीटेडली टू मेक अ बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जाइगोट क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है, एक सिंगल सेल होता है, बाकायदा इस सिंगल सेल के पास न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस कहाँ से मिला है इसको, तो हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट के पास, स्पर्म और ओवम के पास जो उनका रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस था, उन दोनों ही न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है और फ्यूजन के बाद में क्या बना है, न्यूक्लियस बना है। ये न्यूक्लियस किस चीज़ का है भाई, तो ये है न्यूक्लियस जाइगोट का। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इस जाइगोट में रिपीटेडली क्या होता है, डिवीजन होते हैं। ये जाइगोट कंटिन्यूसली डिवीजन करता ही रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता ही रहता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि एक बॉल बन जाती है, एक हम बोलते हैं कि बॉल बन जाती है कुछ इस तरीके से। और इस बॉल की खास बात क्या है, इस बॉल की खास बात यह है कि इस बॉल में प्रेजेंट होते हैं हंड्रेड्स ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एन एम्ब्रियो। The zygote or fertilized egg divides repeatedly to make a ball of hundreds of cells, and this ball is known as what, an embryo. और इसी बॉल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। Is that clear? The embryo moves down the oviduct into the uterus. अब ऑब्वियस सी बात है, हम बोल रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियो बना है,
इस एम्ब्रियो का अब क्या होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं बनने वाला। तो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट चाहिए है, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। सवाल ये है कि इस डेवलपमेंट में इसको चाहिए क्या है, इसको खाना भी चाहिए यानी कि न्यूट्रिशन भी चाहिए है, इसको गैसेस एक्सचेंज भी करना है, इसको हम बोलते हैं कि एक्सक्रीशन भी करना है। तो सवाल ये है कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी मतलब या बोल सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज, ये सभी के सभी एक्टिविटीज़ होंगी कब, कैसे करेगा एम्ब्रियो। तो इसके लिए एम्ब्रियो को आना पड़ता है कहाँ, यूट्रस के लेवल तक। और यूट्रस के लेवल तक आ करके यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं, यूट्रस की अंदर वाली जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे आकर के जो एम्ब्रियो है वो फिक्स हो जाता है। हुआ क्या कि जो फेलोपियन ट्यूब थी यहाँ पे जाइगोट बन चुका था। अब इस जाइगोट में क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, एक बड़ी सी बॉल बन गई थी ये वाली, है ना। इस बॉल में बहुत सारे सेल्स थे, 100 ऑफ सेल्स थे। इसी को तो हम बोल रहे हैं क्या, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि कहाँ बन चुका है, फेलोपियन ट्यूब में बन चुका है। कैसे बना है, जाइगोट की ही रिपीटेडली डिवीजन के कारण बना है, मल्टीप्लिकेशन के कारण बना है। अब ये जो एम्ब्रियो है इसको और डेवलप होना है। डेवलपमेंट के लिए इसको खाना चाहिए, इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा, क्या एम्ब्रियो अपना खाना खुद बना लेगा? अरे नहीं बना पाएगा। जब एक ह्यूमन एडल्ट अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, वो बाहर किसी पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, तो फिर एक छोटा सा एम्ब्रियो क्या ही कर लेगा अपने लिए। तो उसको ये न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से, उसको ये न्यूट्रिशन मिलने वाला है मदर की बॉडी से। भाई मदर की बॉडी में ही तो है एम्ब्रियो, फीमेल बॉडी में ही तो है एम्ब्रियो। तो न्यूट्रिशन भी उसको कहाँ से मिलेगा, मदर की बॉडी से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो अब फेलोपियन ट्यूब में रहने से काम नहीं चलेगा। अब एम्ब्रियो को जो है कहाँ आना पड़ेगा, यूट्रस के लेवल तक आना पड़ेगा। तो यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है यहाँ पे आकर के जो एम्ब्रियो है वो फिक्स हो जाएगा। और ये जो आकर के एम्ब्रियो एम्बेड हुआ है इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इसी को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने बोला कि जाइगोट बना, जाइगोट में क्या हुए, डिवीजन हुए, मल्टीप्लिकेशन हुए, एक बड़ी सी बॉल बन गई, उसमें बहुत सारे सेल्स थे, उसको हमने बोला एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को क्या चाहिए है, अपना डेवलपमेंट करवाना है ताकि एक ह्यूमन बेबी को ये बना सके। डेवलपमेंट के लिए इसको चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, खुद अपना खाना नहीं बना सकता तो मदर की बॉडी से ही डिराइव करेगा। कैसे डिराइव करेगा, मदर की बॉडी से। तो मदर की बॉडी का जो यूट्रस होगा ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, भाई फेलोपियन ट्यूब के बाद तो क्या यूट्रस ही तो आता है ना। तो कहीं ऐसा थोड़ी ना कि किसी और ऑर्गन में जाना है उसको ट्रांसपोर्ट होकर के, कहीं नहीं जाना है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना उसी से उसको नीचे उतर आना है। तो क्या आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा। यूट्रस भी बहुत काम की चीज़ होती है। यूट्रस की पता है वॉल्स क्या करती हैं, उसको पता होता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी मंथ में, या आप ये बोल सकते हो कि हर एक मंथ में जो है ना एम्ब्रियो आ सकता है ना। तो यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वो हर महीने अपने आप को एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, अभी मैंने आपको फिर से बताया कि हर एक महीने ओवरी जो है ना एक एक ओवम रिलीज करती है। एक महीने लेफ्ट वाली ओवरी ने रिलीज कर दिया, नेक्स्ट मंथ राइट वाली ओवरी ने रिलीज कर दिया एक ओवम, फिर उसके नेक्स्ट मंथ फिर लेफ्ट वाली ने कर दिया, उसके नेक्स्ट मंथ फिर एक राइट वाली ओवरी ने रिलीज कर दिया। तो ये ऑल्टरनेट मैनर में, ऑल्टरनेट पैटर्न में एक एक ओवरी क्या करती रहेगी, ओवम को रिलीज करती ही रहेगी। समझे। तो हर महीने हम बोलते हैं कि एक एक ओवम तो रिलीज हो ही रहा है बॉडी में। अब अगर उस ओवम के कांटेक्ट में कोई स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, बन जाएगा एम्ब्रियो। तो अब इस एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वो अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। कैसे प्रिपेयर करती हैं, तो यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वहाँ पे खूब अच्छी थिक ब्लड सप्लाई हो जाती है। यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल्स है वो थिक हो जाती है। थिक कैसे होती है, बहुत सारा खून आकर के, ब्लड आकर के डिपॉजिट हो जाता है कि जैसे ही एम्ब्रियो आएगा उसको हम फच से क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, उसको कहीं जाने नहीं देंगे, है ना। और इसके बाद में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो ब्लड में जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो दे देंगे एम्ब्रियो को। ब्लड एम्ब्रियो को जो भी गैसेस चाहिए होंगी, रेस्पिरेटरी जो भी गैसेस एक्सचेंज उसको करना होगा, वो जो ब्लड होगा वो करवा देगा। एम्ब्रियो में जो भी एक्सक्रीशन होगा, जो भी वेस्ट निकलेगा वो क्या करेगा, ब्लड अपने पास ले लेगा। तो यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना वो अपने आप को थिक कर लेती है। कैसे थिक कर लेती हैं, तो वहाँ पे खूब अच्छा खासा ब्लड डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस।
अब अगर कभी हम बोलते हैं कि सपोज देखो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर तो कर लिया एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर महीने एम्ब्रियो आए ही आए, क्यों, ये भी तो हो सकता है ना कि ओवम तो रिलीज हुआ लेकिन उस समय जिस समय ओवम था फेलोपियन ट्यूब में उस समय स्पर्म्स नहीं पहुंचे, तो स्पर्म्स नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या कहाँ से होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट कहाँ से बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा। लेकिन यूट्रस की वॉल्स ने तो क्या किया था, ब्लड को डिपॉजिट कर कर अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था एम्ब्रियो को पकड़ने के लिए, लेकिन एम्ब्रियो तो आए नहीं। कौन आ गया, अनफर्टिलाइज्ड ओवम या अनफर्टिलाइज्ड एग आ गया यूट्रस के कॉन्टेक्ट में। फिर क्या होगा, यूट्रस की वॉल्स हो जाएंगी परेशान, वो हो जाएंगी अपसेट कि अरे यार ये क्या हो गया, हम तो एम्ब्रियो को पकड़ने के लिए बैठे थे, एम्ब्रियो आया ही नहीं। आया क्या, बना ही नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। उसकी जगह पे कौन आ गया, अनफर्टिलाइज्ड एग आ गया। अब क्या होगा, ये अनफर्टिलाइज्ड एग और यूट्रस की वॉल्स ने जो अपने आप को प्रिपेयर किया था ब्लड को बेसिकली डिपॉजिट करके, ये पूरा का पूरा जो है ना ये बाहर निकल जाता है वजाइना के थ्रू। तो अनफर्टिलाइज्ड एग अलोंग विद द ब्लड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, वो पूरा का पूरा हम बोलते हैं कि बाहर निकल आता है, कैसे, वजाइना से। और ये प्रोसेस हर महीने होती है। क्यों हो रही है हर महीने, क्योंकि हर महीने जब भी ओवम फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है तब उसका सामना स्पर्म से नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो हर महीने यूट्रस अपने आप को तैयार करता है फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हो कि एम्ब्रियो को पकड़ने के लिए, और हर महीने एक एक ओवरी क्या करती है, एक एक ओवम रिलीज करती है। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब अचानक से क्या हुआ, एक दिन ओवम रिलीज हुआ और ओवम की रिलीज होते ही उसका सामना किससे हो गया, वहां पे फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स के साथ। तो ओवम ने बोला कि अरे आज तो तुम लोग प्रेजेंट हो, एक काम करो, चलो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम कर ही डालते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, फिर इसके बाद में उसमें डिवीजन हुए, मल्टीप्लिकेशन हुए, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो को अब चाहिए है क्या, न्यूट्रिशन, अब उसको चाहिए है गैसेस, अब उसको करना है एक्सक्रीशन। तो इसलिए वो क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब में रहने से उसका काम नहीं चलेगा, वो आ जाएगा यूट्रस के पास। क्यों, क्योंकि यूट्रस की वॉल्स ने तो खुद को प्रिपेयर करा ही हुआ था ना, वो तो चाह ही रहे थे कि एक ना एक दिन एम्ब्रियो आए और हमारी वॉल्स में आकर के एम्बेड हो जाए, फंस जाए। तो एग्जैक्टली यही होगा, और जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की सॉफ्ट और थिक लाइनिंग के ऊपर आकर के एम्बेड हो जाएगा, फंस जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी कि जो एम्ब्रियो है ना वो यूट्रस की वॉल्स में आकर के क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, इम्प्लांट हो गया है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद ही हम बोलते हैं कि किसी ह्यूमन फीमेल ने क्या करा है, कंसीव कर लिया है। कि when the embryo settles down in the uterus, the woman is said to have become pregnant or said to have conceived। बोला जाता है कि अब वुमेन ने क्या करा है, कंसीव कर लिया है, या अब वुमेन क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। कब, जब एम्ब्रियो आकर के यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है। तो जिस चीज का यूट्रस की वॉल्स को इंतजार था कि कब आएगा वो शुभ दिन, कब आएगा कोई एम्ब्रियो जो आकर के हमारी वॉल से चिपकेगा, ताकि हमने जो तैयारी करके रखी है वो क्या हो जाएगी, वो सक्सेसफुल हो जाएगी, वो दिन आ जाता है। और उस दिन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। उस दिन को हम बोलते हैं कि हाँ भाई इस ह्यूमन फीमेल ने कंसीव कर लिया है, नाउ शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, चलो, द एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ बेबी। अब एम्ब्रियो जो है उसमें अब क्योंकि वो आ चुका है यूट्रस में, एम्बेड हो चुका है, तो अब जो है उसको जो भी चाहिए है कंडीशंस अपनी डेवलपमेंट के लिए वो उसको मिलती रहेगी। न्यूट्रिशन मिलेगा, गैसेस मिलेगी, एक्सक्रीशन होगा, सब होगा। तो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। द एम्ब्रियो गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस की वॉल्स क्या करती हैं, अपने आप को प्रिपेयर करती है। कैसे, तो अच्छा खासा ब्लड वो डिपॉजिट करके रखती हैं। ब्लड कैसे डिपॉजिट होगा भाई, वहाँ पे हम बोलते हैं कि यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे अच्छी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। तो एम्ब्रियो को जो भी चाहिए है, खाना चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, तो यूट्रस की वॉल्स के पास जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड डिपॉजिट है, जो ब्लड प्रेजेंट है, उसी ब्लड से एम्ब्रियो को, क्योंकि अब एम्ब्रियो तो भाई यूट्रस में जाकर के चिपक ही गया ना उसकी वॉल में, तो अब जो भी चाहिए एम्ब्रियो को वो सब उस ब्लड से मिल जाएगा। The cells of the embryo begin to form specialized groups that develop into different tissues and organs of the baby. Embryo is an early stage in a developing baby. अब देखो हुआ क्या, थोड़ा सा हम एक नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहे हैं, घबराना मत, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनते जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब जाइगोट आया था, तो जाइगोट हम बोलते हैं कि एक सिंगल सेल का था ना, एक सिंगल सेल का।
अब इसमें मैंने बोला कि इसमें रिपीटेड डिवीजन हो रहे हैं, इसमें इतने रिपीटेड डिवीजन हुए कि अब जो है ना एक नई बॉल बन गई। इसी जाइगोट से हम बोलते हैं कि एक नई बॉल बन गई, और इस बॉल में हम बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे 16 नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब पता नहीं बने कि नहीं बने, मान लो कि यहाँ पे जो बॉल बनी है उसमें कितने सेल्स आ चुके हैं, 16 सेल्स आ चुके हैं। देखो जैसे ही जाइगोट में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, अब उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो, है ना। जाइगोट तो क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जैसे उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। अब एक स्टेज ऐसी आती है इस एम्ब्रियो की कि देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब जाइगोट डिवाइड करता है रिपीटेडली तो एक बॉल बन जाती है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं, और इसी बॉल को जिसमें कि 100 ऑफ सेल्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जाइगोट में डिवीजन शुरू हुआ तो उसे हमने बोल दिया क्या कि अब वो बन चुका है एम्ब्रियो। तो एक स्टेज आती है एम्ब्रियो की जिसमें कि उसके बॉल के पास कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, 16 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। आप बोलोगे कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, एक स्टेप हम और आगे जा रहे हैं और कुछ नहीं, बस पेशेंस के साथ सुनते जाना कि जब एम्ब्रियो में 16 सेल्स वाली स्टेज आई तो उस स्टेज को हमने बोला क्या, मोरूला। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, एक और स्टेज आई। इस स्टेज में हुआ क्या, इस स्टेज में हम बोलते हैं कि ये जितने भी सेल्स आ चुके थे ना, ये सभी के सभी सेल्स खुद को क्या करने में लग जाते हैं, अलाइन करने में लग जाते हैं, है ना। सेल्स तो आ गए, अब सेल्स ने सोचा कि यार ऐसे एक समान एक जैसे जो है ना एक दूसरे में घुसे रहने का कोई मतलब नहीं है, अरेंजमेंट अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो अरेंजमेंट और जो अलाइनमेंट हुआ है सेल्स का, एम्ब्रियो में सेल्स का, तो जिस समय वो अलाइन हो गए हैं और बीच में हम बोलते हैं कि एक कैविटी बन गई है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलेंगे बेसिकली, अच्छा चलो छोड़ो स्टेज का नाम मत याद रखो वरना आप और जो है ना कंफ्यूज होते जाओगे, बस एक स्टेज आप यहाँ पे याद रख लो, क्या बोलते हैं इसको, हम मोरूला बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट स्टेज आई जिसमें हमने बोला कि जितने भी सेल्स आ चुके थे उन सेल्स ने बोला कि हम क्या करेंगे, खुद को अलाइन करेंगे। चलो ठीक है, कर लिया अलाइन। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि एक और स्टेज आई। एक और स्टेज में हम बोलते हैं कि अब उस एम्ब्रियो में जितने भी सेल थे, बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे एम्ब्रियो में, भाई डिवीजन रुकेगा थोड़ी ना कि आपने बोला कि मैं मोरूला में तो 16 सेल थे, तो क्या हुआ, अब इन सेल्स का नंबर और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा ये सेल क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करते जाएंगे। फिर इसके बाद में एक और स्टेज आएगी इस एम्ब्रियो की, जहाँ पे जाकर के सेल्स बोलेंगे कि सुनो अब हम क्या हो रहे हैं, अब हम हो रहे हैं डिफ्रेंशिएट। क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब क्या है कि अब जितने भी सेल्स बने हैं ना एम्ब्रियो में, वो सब ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे जाकर के हमको बनाना क्या है। तो उस हिसाब से हमारी बॉडी में ना 3 जर्म लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं, 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स, नाम याद मैं आपको मतलब बता देती हूँ, अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे जाके तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टो बाहर वाली, एंडो अंदर वाली, मीजो बीच वाली। एक्टो एंडो मीजो, एक्टो एंडो मीजो। ठीक है, तो 3 जर्म लेयर होती हैं और इन्हीं जर्म लेयर से हमारी बॉडी में आपको जो भी ऑर्गन्स, जो भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं ना, वो सब की सब चीज़ें कैसे बनती हैं, इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बनती हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब ये जो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट चल रहा था, तो उस स्टेज में एक ऐसी स्टेज आई कि सभी सेल्स ने क्या बोला कि हम जाकर के अब हो रहे हैं डिफ्रेंशिएट, यानी कि अब हम जाकर के डिवाइड हो जाएंगे 3 लेयर्स में, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म में। और फिर इसके बाद में हम क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई बात समझ में। तो शुरुआत हुई थी एक जाइगोट के साथ, फिर इसके बाद में जाइगोट में शुरू हो गया डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, है ना। एम्ब्रियो में हम बोलते हैं कि एक बीच में स्टेज आती है जिसमें कि हम बोलते हैं कि बॉल के पास 16 सेल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोरूला स्टेज। फिर इसके बाद में एक और स्टेज आती है एम्ब्रियोनिक, ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही चल रहा है। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही बोलते हैं। देखो ना, एम्ब्रियो डेवलप हो तो रहा है, पहले 16 सेल थे, इसके बाद में और नंबर ऑफ सेल्स बने, उन नंबर ऑफ सेल्स ने बोला कि नहीं अब हम क्या होंगे ना, एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे एडवांसमेंट की तरफ, तो अब हम खुद को अलाइन करने में लग जाएंगे।
फिर इसके बाद में और नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे कंटिन्यूसली चल ही रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 100 या 200 सेल के बाद जो ना वो रुक जाएगा कि अरे अब हम कुछ नहीं करेंगे आगे, नहीं, चलता ही रहेगा। फिर एक और स्टेज आएगी जहाँ पे जाके हम बोलते हैं कि सेल्स क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, कि अब हम क्या करेंगे, मतलब अब हम और एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं कि अब हमने डिसाइड कर लिया है अपने मन में कि हमको कौन सी लेयर में जाके शामिल होना है, एक्टो बनाना है, एंडो बनाना है या मीजो बनाना है, क्योंकि यही एक्टो एंडो क्या करती है, आगे जाकर के बॉडी की सभी चीज़ें बनाती हैं। हार्ट यही बनाएंगी, किडनीज यही बनाएंगी, सब कुछ यही बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। The cells of embryo begin to form specialized group that develop into different tissues। अब ये जो एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाने में लग जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में। ये टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाता है, बेबी बनाता है। तो एम्ब्रियो हम बोलते हैं कि एक अर्ली स्टेज होती है इन अ डेवलपिंग बेबी। एक जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज क्या होती है, एम्ब्रियो होती है। एम्ब्रियो में ही डेवलपमेंट होता है। तो क्या ये जो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है कि एम्ब्रियो के सेल्स क्या हो रहे हैं, नंबर में बढ़ रहे हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अपने आप को स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, क्या इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का कोई नाम नहीं है? बिल्कुल है। नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। ये पूरा मैंने आपको, मतलब ये पूरा इसलिए समझाया था क्योंकि मुझे आपको ये वाले सेंटेंस का मतलब समझाना था। आई बात समझ में? तो अगर आपको स्टेजेस के नाम याद नहीं हो रहे हो तो चिंता की बात नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस समझाई है कि कैसे ये चीज़ें जो है ना आगे जाती हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो, ये यहाँ पे एक टिपिकल एम्ब्रियो का आपके पास स्ट्रक्चर है। ये क्या है? छोटा सा एम्ब्रियो है। इनफैक्ट ये छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा ही हो गया है ना। इस एम्ब्रियो का आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक हेड लाइक रीजन दिखाई दे रहा है, टेल लाइक हम बोलते हैं कि एक रीजन दिखाई दे रहा है। ये क्या है? एक ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये सच का एम्ब्रियो है, ऐसे ही दिखता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि 10 अनबॉर्न बेबी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द यूट्रस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। और इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि एक अनबॉर्न बेबी उसकी जो अर्ली स्टेज होती है उसके डेवलपमेंट की यूट्रस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? द बॉडी फीचर्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी आर नॉट मच डेवलप्ड एट द एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज पे हम बोलते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी के जो फीचर्स होते हैं ना वो पूरे डेवलप नहीं होते हैं। देखो इधर पे ये जो एम्ब्रियो का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, कहाँ गया ये वाला, इसमें क्या आपको उसके हाथ पांव दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको उसकी उंगलियां दिखाई दे रही हैं? लिप्स, आँखें, कान, नाक, क्या कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जो एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है अनबॉर्न बेबी की, तो वहाँ पे जो फीचर्स वगैरह हैं, बॉडी फीचर्स, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते। द अनबॉर्न बेबी रिमेन्स अन एम्ब्रियो इन द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इनने टाइम भी बता दिया है कि प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते तक हम बोलते हैं कि वो जो स्टेज कहलाएगी ना अनबॉर्न बेबी की, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रेगनेंसी की जो 8 वीक तक प्रेगनेंसी हुआ, इसके बाद में उसका जो 8 वीक तक जो टाइम होगा ना, उस टाइम के पहले पहले जो स्टेज होगी हम बोल सकते हैं कि अनबॉर्न बेबी की, वो क्या कहलाएगी? एम्ब्रियो कहलाएगी। कैसे? देखो होता क्या है कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन बींग्स में वो कितना होता है? 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। उसमें भी हम बोलते हैं कि 1 मंथ में कितने हफ्ते होते हैं? 1 मंथ में हम बोलते हैं कि 4 वीक्स हो जाते हैं, 4 वीक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन 9 महीनों को पूरे वीक्स में कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो है ना ऑन एन एवरेज निकल के आएगा 38 वीक्स कि 9 महीने की प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसमें आप हफ्ते कितने काउंट करोगे? 38 वीक्स काउंट करोगे। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि 9 महीने की अगर प्रेगनेंसी है, ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो कितना है? 9 महीने का है। तो वीक्स में आप उसको कितना बोल सकते हो? 38 वीक्स आराम से बोल सकते हो। कभी कभी तो कुछ केसेस में ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है ये 38 वीक्स से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, 39 या 49 वीक्स तक चला जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी कब होती है? यहाँ पे हमने अभी सीखा था ना कि जैसे ही
एम्ब्रियो सेटल हो जाता है यूट्रस में आकर के, तो हम बोलते हैं कि वुमेन क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, उसने कंसीव कर लिया है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी हुई, कंसीव किया गया, इसके बाद में हम लेते हैं क्या, उसका 1 हफ्ता, फिर लेंगे दूसरा हफ्ता, फिर लेंगे हम तीसरा हफ्ता, फिर हम लेंगे 4th हफ्ता, है ना। तो उस हिसाब से 1 महीना हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीक लेंगे, यानी कि 5th हफ्ता, उसके नेक्स्ट वीक 6th वीक, उसका नेक्स्ट वीक 7th वीक, और उसका भी नेक्स्ट वीक यानी कि 8th वीक। तो कितने महीने हो जाएंगे टोटल, 2 महीने हो जाएंगे। तो प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करने के बाद जो 2 महीने का जो टाइम पीरियड होगा, उस 2 महीने के टाइम पीरियड तक जो हम बोलते हैं कि अनबॉर्न बेबी होगा, अनबॉर्न बेबी मतलब कि अभी पैदा नहीं हुआ है। हाँ, ये पूरी कहानी किसकी चल रही है, अभी उस बच्चे की जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है, वो यूट्रस के अंदर ही है, मदर बॉडी में। अनबॉर्न का मतलब है कि अभी पैदा नहीं हुआ है। तो प्रेगनेंसी के सेकेंड हम बोलते हैं कि मंथ तक, या आप उसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो 8 वीक्स तक, जो स्टेज होगी अनबॉर्न बेबी की, उसको हम बोलेंगे क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, चलो इतना समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्या है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी बॉडी फीचर्स, हाथ, पाँव, हेड, आंखें, कान वगैरह कुछ भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी बॉडी फीचर को ऑफ द डेवलपिंग बेबी इन दिस एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप इन द यूट्रस टू फॉर्म बेबी। और एम्ब्रियो में हम बोलते हैं फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती रहती है यूट्रस में, ताकि वो क्या बना ले, एक बेबी बना ले। द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली, देखो एकदम से नहीं होता है ना, देखो यहाँ पे 9 महीने लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं पूरे के पूरे ह्यूमन बेबी को डेवलप होने में, फुली डेवलप होने में कितने महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। और 9 महीने के बाद भी जब बच्चा बाहर आता है तो वो कितना सा होता है, बिल्कुल इतना सा होता है ना। उसके एकदम छोटे छोटे से हाथ पाँव होते हैं, आगे छोटी छोटी सी होंगी, पूरा ही छोटा होता है ना वो। तो इतने को भी बनने में, इतने छोटे से बेबी को बनने में भी कितना टाइम लगता है, 9 महीने लगता ही है, और लगना ही चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना ग्रेजुअली होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। एकदम से इतना बड़ा ह्यूमन बेबी तैयार नहीं हो सकता है कि उसके हार्ट भी आ जाए, किडनीज भी आ जाए, लंग्स भी आ जाए। भाई जो ह्यूमन बेबी बाहर निकलता है ना, तो उसके पास ऑलरेडी सारे ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लंग्स होती, सब कुछ होता है उसके पास। ठीक है, तो इतना बनने में टाइम तो लगेगा। और टाइम भी कैसा लग रहा है यहाँ पे, 9 महीने का लग रहा है। वीक्स में हम बोल सकते हैं कि 38 वीक्स तक लग ही जाता है। 38 वीक्स भी हम बोलते हैं कि वो जो कंसीव करने वाली जो प्रोसेस होती है ना, उसको भी साथ में काउंट कर ही लिया जाता है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ग्रेजुअली धीरे 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 उसके हाथ पाँव वगैरह सब बनना जो है ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है कि जैसे ही एम्ब्रियो अपने आप को ग्रो और डेवलप करवाने के लिए यूट्रस में आता है, यूट्रस की वॉल में एम्बेड होने के लिए, तो एम्बेड तो वो हो जाता है यूट्रस की वॉल से, लेकिन कैसे हो जाता है, तो एक ऑर्गन के थ्रू हम बोलते हैं कि यूट्रस की वॉल में वो एम्बेड होता है, और उसे हम कहते हैं क्या, प्लेजेंटा। क्या कहते हैं, प्लेजेंटा कहते हैं। इस प्लेजेंटा के थ्रू ही जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल में क्या होता है, एम्बेड होता है, घुसता है उसकी वॉल में। ठीक है, तो प्लेजेंटा हम बोलते हैं कि एक तरह का बैरियर हो जाता है। ये बैरियर हम बोलते हैं कि अच्छा खासा ब्लड सप्लाई से रिच होता है। तो सपोज़ जो भी न्यूट्रिशन चाहिए है एम्ब्रियो को, वो इसी प्लाजेंटा से ऑब्टेन करता है। प्लाजेंटा में कहाँ से आ रहा है न्यूट्रिशन की, तो मदर की बॉडी से आ रहा है। माँ जो भी खाना पीना खा रही है उसका डाइजेशन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो उसके ब्लड में जा रहे हैं, है ना, मदर की ब्लड में जा रहे हैं। और यही मदर का जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू प्लाजेंटा में जा रहा है, और प्लेजेंटा से कहाँ जा रहा है, फिर बच्चे में जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब उसको बच्चा होने वाला होता है, यानी कि पूरे प्रेगनेंसी की पीरियड के दौरान अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही है कि नहीं। एक पूरा का पूरा ह्यूमन बेबी हम बोल रहे हैं कि डेवलप हो रहा है। अभी उसके आँख, नाक, कान, हार्ट, लंग्स, किडनी सब कुछ बनना अभी बाकी है, उसकी हड्डियाँ बनना अभी बाकी हैं। तो अगर इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं तो अच्छा खासा न्यूट्रिशन चाहिए होगा, और न्यूट्रिशन अगर चाहिए बच्चे को तो वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, भाई मदर से ही डिराइव करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मदर का अच्छा खाना पीना, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलते हैं। और अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली बच्चे को मिलेंगे तभी वो हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, चलो, तो प्लाजेंटा आपको समझ में आ गया कि ये एक बैरियर होता है जो कि मदर के ब्लड सप्लाई में काफ़ी रिच होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए हैं बच्चे को, वो सब उसको वहीं से मिल जाते हैं।
बच्चे ने हम बोलते हैं कि कोई भी अब उसकी बॉडी में प्रोसेसेस तो चल ही रही हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन भी हम बोलते ज़रूर होगा, कुछ वेस्ट ज़रूर जनरेट होगा। ये वेस्ट वो कहाँ से निकालेगा अपनी बॉडी से, तो अपनी बॉडी से निकाल करके वो दे देता है किसको, प्लेजेंटा को, ठीक है। और प्लेजेंटा जो है उस वेस्ट को लेकर के जाता है मदर बॉडी में। मदर की बॉडी से हम बोलते हैं कि सब चीज़ें जो है फिल्टर होती हैं मदर की किडनीज वगैरह के थ्रू, और फिर हम बोलते हैं कि मदर की बॉडी से ही वो चीज़ें बाहर निकल आती हैं। तो वेस्ट जनरेट हुआ था कहाँ, बच्चे में, लेकिन निकला किसकी बॉडी से, वो मदर की बॉडी से। तो ये पूरा कनेक्शन बनता है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि फीटस को, बेबी को क्या चाहिए है, अनबॉर्न बेबी को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो मदर के ब्लड से मिलेगी। तो कहाँ से, प्लेजेंटा के थ्रू। तो हम बोलते हैं कि प्लेजेंटा में जो मदर ब्लड होता है उस ब्लड में होता है ऑक्सीजन, और वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो ह्यूमन जो अनबॉर्न बेबी है उसमें चला जाता है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी गई है बच्चे द्वारा, वो कहाँ जाएगा, प्लेजेंटा में। प्लेजेंटा से कहाँ जाएगा, बच्चे माँ के ब्लड में। माँ के ब्लड से फिर हम बोलते हैं कि वो बॉडी के बाहर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, द अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस एट द स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। अब क्या बोला गया कि जो अनबॉर्न बेबी है यूट्रस में, जब उसके सभी बॉडी पार्ट्स जो हैं आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फीटस कहते हैं। और इस वर्ड को हम प्रोनाउंस किसे करते हैं, फीटस। हालांकि इस वर्ड की जो वो है स्पेलिंग है उसमें ओ लेटर आ रहा है, लेकिन ओ को हम रखते हैं साइलेंट, और इसलिए इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्या, फीटस, FETUS, फीटस। An embryo, a human embryo becomes a fetus after about 8 weeks of pregnancy। और प्रेगनेंसी का के 8 हफ्ते निकल जाते हैं, 2 महीने का पीरियड हम बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली निकल जाता है। उसके बाद में जो स्टेज है ना अनबॉर्न बेबी की, उसको हम बोलते हैं क्या, फीटस। और कब तक बोलेंगे, जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाता, यानी कि जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। तो हम बोल सकते हैं कि 9th वीक से लेकर के, है ना, प्रेगनेंसी के 9th वीक से लेकर के जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता है, डिलीवर नहीं हो जाता है, तब तक जो पीरियड होता है अनबॉर्न बेबी का, जो स्टेज होती है, उसको हम बोलेंगे क्या, फीटस। फ्रॉम अबाउट 8 वीक्स अंटिल बर्थ द अनबॉर्न बेबी इज कॉल्ड फीटस। फिर इट टेक्स अबाउट 38 वीक्स, अबाउट 9 मंथ्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फुली डेवलप्ड बेबी। तो हम बोलते हैं कि जब से एग फर्टिलाइज हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था कि देखा जाए तो 9 महीने का पीरियड होता है। 1 महीने में हम बोलते हैं कि कितने हफ्ते हैं, 4 हफ्ते हैं। कुछ महीनों में 1-2 हफ्ते हम बोलते हैं कि और बढ़ जाते हैं। तो 9 महीने मिला करके हम बोल सकते हैं कि 36 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 38 वीक्स। तो 38 वीक्स कैसे हुआ है, तो किसी 1 महीने में 1-आध हफ्ता हम बोलते हैं कि और ऐड हो गया, प्लस हम बोलते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई है वहाँ से काउंट करना हम शुरू करते हैं। तो 38 वीक्स की हम बोलते हैं कि अबाउट प्रेगनेंसी होती है। या आप ये भी बोल सकते हो कि 38 वीक्स लग जाते हैं, कब से लेके कब तक, तो एग के फर्टिलाइजेशन से एक फुली डेवलप्ड बेबी के फॉर्मेशन तक। When the development of the fetus into a baby is complete, the mother gives birth to the baby। और जब डेवलपमेंट हो जाता है पूरा फीटस का, तो फिर क्या, फिर तो उसको बाहर ही निकलना है। तो जो मदर है वो अपने बच्चे को बाहर बेसिकली बर्थ हो जाता है बेबी का। The fully formed baby comes out of the mother's body through vagina। तो ये तो हमको पता है ना कि वजाइना क्या करता है, एक बर्थ कैनाल बनाता है और इसी के थ्रू बच्चा बाहर आता है। And we say that a baby is born, और हम बोलते हैं कि अब बच्चा पैदा हो गया है। This is how humans reproduce by giving birth to babies। और कुछ इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और बच्चे पैदा होते हैं। चलो, और इसी के साथ में हमारे इस मेन टॉपिक का जो 3rd सब टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वो होता है कंप्लीट। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो, अब इसके बाद में हम एक 4th सब टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। अ जाइगोट फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है ऑफ कोर्स। जाइगोट से ही बनता है एम्ब्रियो, एंड फाइनली एम्ब्रियो से ही बनता है क्या, फीटस। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हुआ जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना फीटस। अब डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं इनमें, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जाइगोट की, तो जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड एग। जाइगोट कैसे बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म और एग्स के फ्यूजन से बनेगा। एम्ब्रियो कब बनेगा, सो एन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट अपना सेल डिवीजन स्टार्ट करने लगेगा,
तो हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो बन जाएगा। फीटस कैसे बनेगा? अ फीटस इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और जब ये एम्ब्रियो आकर के यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, उसमें जाके इम्प्लांट होता है, किस चीज़ के लिए? अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो हम बोलते हैं कि क्या बन जाएगा? फीटस बन जाएगा। अ जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। बेबी के फॉर्मेशन की शुरुआत क्या है? जाइगोट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो क्या है? एन एम्ब्रियो इज एन unborn baby in the uterus is in the early stages of development up to 8 weeks। तो बोला गया है कि जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है, यूट्रस में ही होता है, अनबॉर्न बेबी होता है, तो अनबॉर्न बेबी की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, कब तक? तो 8वें वीक तक। उस अर्ली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर इसके बाद में 8वें हफ्ते के बाद जो डेवलपमेंट की जो लेटर स्टेजेस आएंगी अनबॉर्न बेबी की, उसे हम बोलेंगे क्या? फीटस। सो अ फीटस इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर 8 वीक्स टिल बर्थ। और कब तक? बेसिकली बर्थ के टाइम तक। अ जाइगोट इज अ सिंगल सेल, इट इज स्मॉलर बॉडी। ऑब्वियसली बात है, जाइगोट हम बोलते हैं कि सिंगल सेल होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, और अगर उसको हम एम्ब्रियो से और फीटस से कंपेयर करेंगे तो उसका साइज तो छोटा ही आएगा। एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो ये बेशक कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो फीचर्स वगैरह हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसकी फीटस का शायद मैंने आपको फोटो नहीं दिखाया क्या? देखो ये रहा। इस फीटस में हम बोल रहे हैं कि इसका सर दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं, कान, नाक, आँख, हाथ, पाँव सब दिखाई दे रहा है ना। तो फीटस में हम बोलते हैं कि ये भी मल्टी सेलुलर होता है और इसमें सारे बॉडी फीचर्स, आँख, नाक, कान, आँख वगैरह सब डेवलप हो जाते हैं। आप आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस हुए किस किस के बीच में? जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस के बीच में। तो आप आई होप इन सभी चीज़ों को याद रखोगे। तो आज के सेशन में हमने क्या किया है? आज के सेशन में हमने ये जो पूरा अपना मेन टॉपिक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और यू कैन से ह्यूमन बींग्स, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। शुरुआत हुई थी किसके साथ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के साथ, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो हमने समझ ही लिया था कि भाई दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी और फीमेल ही। मेल की बॉडी में मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट भी कैसा होता है? दोनों का फ्यूजन होता है, और इसी फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेथड क्या होता है, वो हम ऑलरेडी समझ चुके थे। लेकिन जब बात आती है ह्यूमन बींग्स की कि ह्यूमन बींग्स में स्पेसिफिकली कैसे होता है, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है ना, कि गैमेट्स बन तो रहे हैं मेल और फीमेल पेरेंट बॉडी में, लेकिन कहाँ बन रहे हैं वो हमने समझ लिया। फिर इसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जाइगोट बनता है, लेकिन जाइगोट से फिर एक ह्यूमन बेबी कैसे बनता है, बीच की क्या स्टेजेस होती हैं, वो तो हमने पढ़ी नहीं थी। तो इस सेशन में हमने वो भी कवर कर लिया कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, कि जाइगोट तो बन गया, इसके बाद में एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियो के बाद में हम बोलते हैं कि फीटस कैसे बनेगा, कौन सी स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं, कौन सी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, कब तक कौन सी वाली स्टेज तक आप एम्ब्रियो बोलोगे और कौन सी वाली स्टेज को आप फीटस बोलोगे, ये सारी बातें हमने आज के सेशन में कर ली हैं। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, जवाब मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और हम बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। अब आप बोलोगे कि मैम फर्टिलाइजेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, लेकिन ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये हम समझेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होती है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्यों करनी पड़ती है, ये भी हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, आपको जाना है गूगल पर, गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, उसको करना है सर्च। जैसे ही सर्च करोगे तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। उस वेबसाइट को जाकर के जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलेगा ये द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपको क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के होंगे सभी कोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, सपोज आपको क्या देखना है, क्लास 8 साइंस देखना है, तो आप इस ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज जिस पे लिखा होगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। अब यहाँ पे आपको अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स हो जाएंगे अवेलेबल। सपोज आपको फर्स्ट चैप्टर देखना है क्लास 8 साइंस का, जो कि क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के हमारे पास टोटल कितने लेक्चर्स हैं, 14 लेक्चर्स हैं। तो आप क्या करोगे, इसको जाकर के क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे
तो आपके सामने इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला वो खुल जाएगा, है ना। आपको पता ही है कि हम हर चैप्टर की शुरुआत में क्या बनाते हैं, इंट्रोडक्शन बनाते हैं, तो इस चैप्टर का भी खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के और भी कई सारे वीडियोस देख सकते हो, कई सारे लेक्चर्स देख सकते हो, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के। तो यूट्यूब पे आपको जो समस्या आती है कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, और अगर मिलती भी है तो उसमें सीक्वेंस जो होता है वीडियोस का वो ऊपर नीचे होता है, समझ में नहीं आता कि कौन से वाले वीडियो के बाद में हमको कौन सा पढ़ना है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको सभी एकदम जो लेक्चर्स हैं वो एक के बाद एक प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.